हेलो माय क्यूटी क्यूटी गर्ल्स। तो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मजेदार ड्रामा के साथ। और सच में ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा कॉमेडी से भरा होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड रोज को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक रोड पर खड़ी हुई थी। रोज कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि उसने बहुत सारे चाइनीज शॉर्ट ड्रामा में विलेन सपोर्टिंग रोल किए हैं। चाहे वो रोल अडॉप्टिव सिस्टर का हो या फिर मेल लीड की व्हाइट मूनलाइट का, चाहे वो रोल धोखा देने वाली सौतन का हो या फिर चालबाज डिस्ट्रेस का हो, उसने सभी रोल बहुत बखूबी निभाए हैं। उसने करीब 108 शॉर्ट्स चाइनीज ड्रामा में सपोर्टिंग रोल किए हैं, वो भी बहुत खतरनाक लेवल के। लेकिन आज वो रोड पर किसी और के नहीं बल्कि अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का वेट कर रही है, जो कि आज उसे लेने आने वाले हैं, वो भी पूरे 18 साल बाद। क्योंकि 18 साल पहले बेचारी रोज को हॉस्पिटल में ही एक्सचेंज कर दिया गया था। उसके बाद उस बेचारी ने काफी नॉर्मल जिंदगी जी थी और काफी सारे स्ट्रगल के बाद वो चाइनीज शॉर्ट ड्रामा तक पहुंची थी। और फिर तभी यहाँ पर आकर एक बड़ी सी कार रुकती है, जिससे बाहर आते हैं उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस गो। उसके डैड उससे कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो कि तुम्हें लेने के लिए आए हैं। 18 साल पहले हॉस्टल में हुई उस गड़बड़ी की वजह से इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। इस सब के लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और हम लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं। लेकिन अब तुम्हें ऐसा कुछ भी बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगा। रोज की मैम कहती है, बेटा हम सच में शर्मिंदा है, चलो हमारे साथ घर चलो। जिस पर हमारी हीरोइन वो लाइक हाँ चलो घर चलते हैं। इस पर तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग जल्दी फेरोज को कार में बैठाते हैं। और कार में बैठते हुए रोज तो बहुत ही ज्यादा खुश थी और मन ही मन कहती है हमेशा शॉर्ट ड्रामा में सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाती थी, हमेशा मेन कैरेक्टर के आजू बाजू। लेकिन आज मैं रियल लाइफ में एक मेन कैरेक्टर बन चुकी हूँ, एक ऐसी डॉटर जिसको बचपन में उसके माँ बाप खोकर भूल गए और अब उसे लेने के लिए आए हैं। उसके बाद रोज अपने पेरेंट्स के साथ घर पर आ जाती है। जैसे ही वो कार से उतरती है तो अपने मन में सोचती है, मैंने पूरे 103 ड्रामा ऐसे ही किए हैं जिसमें मैं एक अनडक्टिव डॉटर थी और रियल डॉटर आने के बाद मैंने उसका जीना हराम करके रख दिया था। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरे साथ यहाँ पर वही होने वाला है, पर मुझे तो ये सब अच्छे से हैंडल करना आता है। और फिर हमको अडॉप्टिव डॉटर डेजी दिखाई जाती है, जो कि घर से बाहर आती है और रोज को देखते ही तुरंत रोज के पास भागकर आती है। वो रोज का हाथ पकड़ के कहती है, बहन तुम आ गई। मॉम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपना रूम खाली कर दिया है और साफ भी करवा दिया है, बिकॉज वो घर का सबसे बड़ा रूम है। इस पर तो रोज अपने मन में सोचती है, जैसे मुझे उम्मीद थी। इसने वही आइकॉनिक लाइन्स बोली है जो कि मैं हर ड्रामा में बोलती हूँ। फीमेल लीड की बैंड बजाने से पहले लगता है ये सारी वही तरकीबें अपनाएगी। जरूर ये ड्रामास बहुत देखती होगी। अब ये पेरेंट्स के सामने मुझे इंसल्टेड फील कराएगी, साथ ही उन्हें ये दिखाएगी कि मैं कितनी ज्यादा लालची हूँ और स्कूल में मेरे बारे में अफवाह फैलाएगी। पर मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। और वो तुरंत ही इर्वी का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ती है और कहती है, बहन तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तुमने तो सच में मुझे इमोशनल कर दिया, तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा परवाह है। ये लो मेरा बैग तुम रख लो। और वह अपने बैग को डेजी के हाथ में थमा देती है। देखकर तो डेजी का दिमाग ही खराब हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर अफसोस वो अपना गुस्सा तो दिखा नहीं सकती थी। रोज मॉम से कहती है, मॉम देखिए ना, वो खुशी से इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि मेरा बैग हाथ में लेते ही उसके हैंड एकदम शेक कर रहे हैं। डेजी मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। इस पर डेजी भी मॉम की तरफ देखती है और हाँ में मुंडी हिलाने लगती है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर दिखावा तो करना जरूरी है। तो फिर से डेजी का हाथ पकड़ती है और वो कहती है, मुझे पूरी उम्मीद है हमारा फ्यूचर साथ में होगा, हम एकदम क्लोज सिस्टर रहेंगे। डैड कहते हैं, चलो चलो अगर बहनों की बातें हो गई हो तो घर के अंदर चलते हैं। इस पर तो सबसे पहले डेजी घर के अंदर आ जाती है। वो गुस्से में आते ही बैग जोर से फेंकती है जहाँ पर उसका भाई जॉय बैठा हुआ था। और जैसे ही रोज मॉम के साथ घर के अंदर आती है, उसके आते ही डेजी कहती है, बहन पहले तुम कहाँ रहती थी? मैंने सुना था कि तुम अनाथ आश्रम में रहती थी, वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा बेकार थे, यहाँ तक कि कभी कभी आपको खाना भी नहीं मिलता था। वो एकदम ही इमोशनल चेहरा बना लेती है। इस पर
देखकर हमारी फीमेल लीड को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, रोज अपने मन में सोचती है ये जानबूझकर ऐसा कर रही है बिकॉज ये फैमिली वालों को दिखाना चाहती है। भले ही बायोलॉजिकल डॉटर वापस आ चुकी है लेकिन वो इतने सालों से बाहर रही है और उसने बहुत ज्यादा दौरी भी देखी है, वो उनके बिल्कुल भी लेवल की नहीं है। साथ ही मेरा भाई जॉय, इसे ऐसा लगता है कि अगर मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ तो मैं बिल्कुल भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखती होंगी, इसलिए वो मुझसे दूर दूर है और इसी से उसका लगाव बहुत ही ज्यादा है। और तभी रोज जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसका रोना देखकर तो मॉम घबरा ही जाती है। रोज कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे, वहाँ मुझे कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था, मुझे भूखे ही रहना पड़ता था, मैंने बहुत दुख सहे हैं, यहाँ तक कि सर्दियों में मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं होते थे और जब मैं बीमार हो जाती थी तो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो चुपचाप नीचे गर्दन करके सोचती है अब देखना उल्टा कैसे इसको ही डांट पड़ेगी। वो मॉम की तरफ देखकर कहती है, सच में मैंने बहुत दुख सहे हैं, लगता है इसी को कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हुई है। इस पर तो मॉम उसे तुरंत ही हक कर लेती है और कहती है, वाकई में इतने सालों में तुमने बहुत दुख सहे हैं, टेंशन मत लो, मॉम इसको फिल जरूर करेगी। ये देखकर डेजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डैड भी डेजी को डांटते हुए कहते हैं, आइंदा इन बातों का जिक्र मत करना, देखो तुम्हारी बहन को कितना ज्यादा दुख होता है, चलो जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। इस पर डेजी को बहुत गुस्सा आता है और जोर से जमीन में अपना पैर पटकती है और न चाहते हुए भी रोज के पास जाकर उससे माफी मांगती है। इस पर तो मन ही मन रोज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, वाओ ये प्लान तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब जो रोज की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखता है और अपने काम में लग जाता है, जिस पर रोज अपने मन में सोचती है, डेजी का सपोर्टर पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको भी सबक सिखाऊंगी। तभी मॉम रोज को पूरे 5 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है, ये पैसे तुम्हारे हैं, जैसे चाहे वैसे खर्च करो। इस पर तो डेजी एकदम ही जेलस हो जाती है। जोएल भी गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, आपको इस लड़की को पैसे देने की क्या ही जरूरत है, पहले ही आपने इसको डेजी का रूम दे दिया है, अब आप इसको पैसे भी दे रहे हैं। इस पर रोज तुरंत ही मॉम को वो कार्ड वापस देते हुए कहती है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, भाई मुझे पसंद नहीं करता, उसने मेरा वेलकम भी नहीं किया, मैं दोबारा अनाथ आश्रम जा रही हूँ। इस पर मॉम उसे रोकती है और उसकी पॉकेट में कार्ड को डालते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये घर तुम्हारा है, यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। साथ ही वो जो को भी डांटती है। डैड भी यहाँ पर उसे डांटते हैं और फिर कहते हैं, चलो एक काम करते हैं, खाना खाते हैं, अभी तक रोज ने कुछ खाया नहीं होगा, उसे भूख लगी होगी। वो लोग उसे लेकर जाते हैं। रोज भी डेजी की तरफ एकदम चालाक वाली स्माइल करके जाती है, जिस पर ये बंदी तो एकदम जेलस हो जाती है और फिर वो जॉय की तरफ रोता हुआ मुंह बनाती है। इस पर जॉय इसके पास आता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। इसके बाद हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर डेजी एक बार फिर से चालाकी दिखाती है और वो रोज को सूप देती है। रोज भी समझ जाती है कि टेररिस्ट का कोई प्लान है और सिर्फ वो भी उस बाल को बहुत टाइटली पकड़ लेती है। इस पर डेजी हैरान हो जाती है और वो भी और टाइटली उसको पकड़ लेती है, लेकिन रोज अचानक से उसे छोड़ देती है और वो सारा सूप डेजी के ऊपर गिर जाता है। इस पर डैड कहते हैं, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि किसको कैसे सर्व किया जाता है, तुम सच में बेवकूफ हो। एंड उल्टा उसी को सुना देते हैं। इस पर तो डेजी चिढ़कर एकदम सड़ा हुआ सा मुंह बनाती है और गुस्से में रोज की तरफ घूरती है। रोज भी उसकी तरफ स्माइल करती है। इसके बाद रोज अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो रूम को बहुत ध्यान से देखती है। यहाँ पर डेजी ने जानबूझकर अपनी फोटोज रखी हुई थी ताकि वो रोज को जेलसी फील करा सके, लेकिन रोज को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो डायरेक्टर वांग के पास कॉल करती है और कहती है, आजकल आप क्या कर रहे हैं। इस पर डायरेक्टर वांग दूसरी तरफ से कहते हैं, अरे मुझे तुम्हारे बारे में अभी अभी पता चला, तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल चुके हैं। भले ही तुमने चाइनीज शॉर्ट ड्रामा में सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाए हो, लेकिन अब तुम एक मेन कैरेक्टर हो और अब एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, दरअसल मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग का, जिसे देखकर लोगों को बहुत मजा आएगा और शायद आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इस पर तो डायरेक्टर वांग खुश हो जाते हैं। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डेजी भी वहाँ पर आती है। वह रोज को देखते ही तुरंत कहती है, बहन तुम्हें अच्छे से नींद आई ना, मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, बिकॉज तुझे तो नींद अच्छे से आई ही नहीं अपने बेड को चेंज करने के बाद से। इस रोज अपने मन में सोचती है, कितनी घटिया और घिनौनी चाल है। और वो भी तुरंत कहती है, मैं समझ सकती हूँ
हूँ तुम्हारा दुख, क्योंकि मुझे भी रात को नींद नहीं आई। मुझे तो वो अनाथ आश्रम वाले बेकार सपने आते रहे। रात भर बस मैं करवटें ही बदलती रही और सोने की कोशिशें करती रही। और यहाँ पर वो अपनी पूरी एक्टिंग दिखाती है, एकदम रोने वाली। वो खड़ी हो जाती है और डेजी से कहती है, तुमने आकर मुझसे पूछा, तुम सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। और वो उसे हक कर लेती है, वो भी बहुत ज्यादा टाइट। इससे तो डेजी की सांसें ही रुक जाती हैं और वो खुद को चिढ़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोज उसे नहीं छोड़ती। इस सीन में हम रोज को देखते हैं, जिसके पास डेजी आती है और वो रोज से कहती है, कल तुम्हारा मेरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से जरूर मिलवाऊंगी। इस पर तो रोज समझ जाती है कि इसके पीछे भी इसकी कोई घिनौनी चाल होगी। ये अपने दोस्तों से मुझे बुली करवाएगी, इंसल्ट करवाएगी, इस सब के सामने साबित करने की कोशिश करेगी कि मैं एक गाँव की गवार लड़की हूँ। और वो तुरंत ही डेजी से कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे दोस्त मेरे ही तो दोस्त होंगे ना। जिसके बाद डेजी वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी हीरोइन सोचती है, मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं सबके लिए एक गिफ्ट तैयार करूंगी। और फिर हम उसको कंप्यूटर पर कुछ तो काम करते हुए देखते हैं। अब अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रोज को देखते हैं। डेजी उसके पास आती है, वो भी अपनी कुछ चमचियों के साथ। डेजी की एक चमची हमारी हीरोइन को देखकर कहती है, तो ये तुम्हारी रिश्तेदार है। तो दूसरी चमची बोलती है, अफसोस की बात है, इसका चेहरा तुम्हारे डैड से कितना ज्यादा मिलता है, पर पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो एकदम गरीबों वाली है। एंड वो हमारी हीरोइन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे ये तो ऑर्फनेज में रही है ना, मैंने सुना है लोगों को बात करते हुए कि ऑर्फनेज में रहे हुए बच्चे बहुत गंदे होते हैं। भले ही वो रिच फैमिली की ब्लड हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घिनौनी है, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज में रही है। और वो सभी हमारी हीरोइन के ऊपर हंसने लगते हैं। उनमें से लड़की डेजी से कहती है, भले ही तुम्हारी छोटी बहन आ जाए, लेकिन तुम तो बड़ी बहन ही रहोगी, क्योंकि तुम गू फैमिली की बड़ी बेटी हो। और तभी हमारी हीरोइन सभी से कहती है, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दरअसल मैं आप सभी के लिए एक पापा लेकर आई हूँ। वो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है, जिसे देखकर वो सभी लड़कियां शॉक हो जाती है। डेजी जैसे उसे देखती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। हम रोज को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी को अपने बारे में बताती है और कहती है, आप सभी के टेबल पर मेरी तरफ से एक एक गिफ्ट रखा है, जल्दी से उसे पढ़ो। तभी बच्चे उसे उठाते हैं और पढ़ते हैं तो शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रोज बोलना स्टार्ट करती है। रोज कहती है, ये डीएनए रिपोर्ट है, और इस डीएनए रिपोर्ट से साबित होता है कि मेरा गू फैमिली के साथ ब्लड रिलेशन है और बड़ी बेटी सिर्फ अडॉप्टेड है। साथ ही मुझे ऑर्फनेज से अवार्ड दिया गया है कि मैं वहाँ की सबसे अच्छी और हाइजीन मेंटेन करने वाली लड़की भी। इसके अलावा मेरे पास पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट भी है, जिससे साबित होता है कि मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसी आप सब लोग समझते हैं। इससे तो डेजी और उसकी चमचिया काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती हैं। हमारी हीरोइन कहती है, मुझे लगता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर यकीन न करे। और वो ये बात डेजी की तरफ देखते हुए बोलती है। इस पर तो क्लास के सभी बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं और मैं उसकी सर को नीचे कर लेती है। अब ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्लास जैसे ही खत्म होती है तो डेजी रोज के पास आ जाती है और ड्रामा करते हुए कहती है, रोज मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, लेकिन इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। उस टाइम पर तो मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। फिर से पूरी क्लास के सामने बेचारी बनकर दिखा रही है। अभी इसका बेचारापना बाहर निकालती हूँ। रोज भी जल्दी से खड़ी होकर डेजी का हाथ पकड़ लेती है और इमोशनल होते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, भला मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी, उस टाइम पर तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी, तुम तो बस छोटी सी थी, गलती तो तुम्हारी मांग की थी, जिसने जानबूझकर हम दोनों को एक्सचेंज कर दिया। इस पर तो डेजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और क्लास के बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं कि ओ अच्छा, इसकी असली माँ थी जिसने इतना घिनौना काम किया था सिर्फ अपनी बेटी को गू फैमिली की वारिस बनाने के लिए। तैसे ये न्यू स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसका दिल भी बहुत साफ है। इस पर तो हमारी हीरोइन उनकी तरफ बहुत ही अच्छे से रिएक्शन देती है। अब रोज डेजी से कहती है, टेंशन मत लो, हम दोनों बहुत ही अच्छी बहनें बनकर रहेंगी। माहौल को शांत करने के लिए वो भी सामने से कहती है, हाँ बिल्कुल, हम दोनों
फ्यूचर में एकदम साथ रहेंगे अच्छी बहनों की तरह। तभी सामने से रोज कहती है, वैसे तुम्हारी माँ जेल से वापस आ चुकी है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसे ढूंढने में। इस पर तो डेजी बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। सभी बच्चे आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं कि अरे इसकी माँ एक क्रिमिनल है, अब जेल से वापस आई है। इस पर एक लड़की कहती है तो इसीलिए कभी भी वो अपने फैमिली के बारे में ज्यादातर बात नहीं करती। जब उससे पूछा जाता है कि उसके रियल पेरेंट्स कौन थे, डेजी जल्दी से रोज को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रोज सामने से कहती है, अरे ऐसा फेस क्यों बना रही हो, माना कि उसने क्राइम किया है लेकिन वो तुम्हारी असली माँ है। कि बच्चे को जन्म देना बहुत ही बड़ी बात होती है, अपनी माँ से इस तरीके से नफरत करना सही नहीं है, उन्हें माफ कर दो, उन्होंने वो गलती की थी, उनकी बेटी होने के नाते एक गलती तो तुम माफ कर ही सकती हो। इस पर तो डेजी को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉय इन दोनों को पिक करने आता है। डेजी जैसे ही कार में बैठती है वो तो रोना धोना शुरू कर देती है और वो जॉय से कहती है, रोज ने जानबूझकर स्कूल में सबके सामने बताया कि मेरी असली माँ जेल गई थी, जिसके बाद स्कूल में मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हुई है। बच्चों ने मेरे बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की है एंड वो रो धोकर ड्रामा करने लगती है। इस पर तो जॉय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोज को डांटना शुरू कर देता है। इस पर रोज कहती है, इसमें गलत क्या है, मुझे अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र है, बस उसकी माँ जेल से रिहा हुई है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अपनी माँ से मिले, इन्होंने इसको जन्म दिया है और बच्चे को जन्म देना तो कितनी बड़ी बात होती है। इस पर तो वो और भी ज्यादा जोर से रोने लगती है, जिस पर जॉय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हमारी हीरोइन से कहता है, दफा हो जाओ, मेरी कार से अभी के अभी बाहर निकलो। इसके बाद रोज कार से बाहर आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर रोज कहती है, एकदम की फीस टीवी सीरियल के जैसे हो रहा है, और कोई नहीं, इस बार देखना मैं इस जॉय को कैसा सबक सिखाती हूँ। और वो जल्दी से डैड के पास कॉल करती है और रोने लगती है कि डैड प्लीज मुझे घर का एड्रेस दीजिए, मैं रोड पर खड़ी हुई हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ अंधेरा भी होने वाला है और बारिश भी हो चुकी है और मुझे मेरा भाई रास्ते में छोड़कर चला गया। इस पर डैड कहते हैं, रोने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और अब मैं जॉय को अच्छे वाला सबक सिखाऊंगा। अब हम जॉय को देखते हैं जो कि डैड के सामने घुटनों पर बैठा था और डैड उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे। वो कहते हैं, 18 साल बाद तो तुम्हारी बहन मिली है और अब फिर से तुम उसे खो देना चाहते हो, अगर वो फिर से खो गई तो हम कहीं भी अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वो उसे डांट कर चले जाते हैं। अब हम मॉम को देखते हैं जो कि डेजी और उसके साथ बैठी हुई थी। वो दोनों से कहती है, तुम दोनों बहनें हो, बेहतर होगा कि एक साथ रहो। वो सबसे पहले डेजी से कहती है, हमारी बहन 18 साल बाहर रही है, वो वापस आई है, मैं जानती हूँ इससे तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी बहन की मदद करनी होगी। तुम्हें अपनी बहन से जरा भी जेलस नहीं होना, बिकॉज तुम्हारी जगह कोई नहीं ले रहा, तुम्हारी जगह तुम्हारी ही है। फिर वो रोज से कहती है, तुम अचानक से वापस आई हो, इससे इन दोनों बहन भाइयों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, हालांकि तकलीफ होना लाजमी है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सा समझना होगा, तुम्हें एडजस्ट करने की जरूरत है, बात बात पर अपनी बहन के साथ ऐसा बिहेव करना सही नहीं है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, आप टेंशन मत लो, मैं अपनी प्यारी बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। जिस पर डेजी भी कहती है, हाँ मॉम आप टेंशन मत लो, मैं भी अपनी बहन को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मॉम दोनों का ही हाथ एक दूसरे के हाथ पर रख देती है। इस पर दोनों नकली स्माइल करती है, लेकिन साइड में बड़े ही गुस्से वाले चेहरे बनाती है। तो ये सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसके पास डेजी आती है और वो कहती है, तुम्हारे नाटक बहुत अच्छे हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसे नाटक करोगी तो पूरी फैमिली का दिल जीत लोगी, पर तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं और जो है सिर्फ मुझे ही प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि मैं उसकी लाडली बहन हूँ और मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी, तुम देख लेना। इस पर सामने से रोज कहती है, डायलॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब तुम बोलोगी बर्थडे पार्टी में मैं तुम्हारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर डेजी शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता, वहाँ से भाग जाती है। अब हमारी हीरोइन अपने रूम में आ जाती है और आते ही कहती है, बर्थडे पार्टी मेरी रियल लाइफ तो चाइनीज ड्रामा से कितनी ज्यादा इंस्पायर्ड है, एकदम सेम टू सेम हो रहा है। वो बर्थडे पार्टी में गिनोनी चाले चलेगी एंड वो डायरेक्टर वांग को कॉल करती है और कहती है, जो मैंने आपसे कहा था क्या वो काम हो गया है? इस पर डायरेक्टर वांग कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया है, चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। हर जगह कैमरास लग चुके हैं और हर कोने में माइक लगा दिए गए हैं, पूरी अच्छी तैयारी चल रही है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है, सिर्फ एक रूम नहीं बल्कि मुझे हर कोने में कैमरा चाहिए, यहाँ तक कि वॉशरूम के बेसिन पे भी मुझे कैमरा और माइक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर एक फुटेज दुनिया को बहुत ही अच्छे से दिखे। इस पर डायरेक्टर वांग सामने से कहते हैं, लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होगा। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक, भगवान का भी सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत
कीमत है, इसकी कोई कमी नहीं है। अंधाधुंध पैसा खर्च करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे एकदम क्लियर फुटेज चाहिए। साथ ही बैटरीज भी रखना, मैं नहीं चाहती कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आए। फिर डायरेक्टर वांग कहते हैं जैसा आपने कहा है वैसा हो जाएगा, आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी हीरोइन कॉल कट कर देती है और आएंगे के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो इतराते हुए कहती है मैंने पूरे 108 चाइनीज शॉर्ट ड्रामा में लिलियन का सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया है, लेकिन अब मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमको बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है और ये बर्थडे किसी और का नहीं बल्कि डेजी का होता है। पूरा गू परिवार यहाँ पर आता है। मिस्टर गू सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि आज उनकी प्यारी बेटी डेजी का बर्थडे है और बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है। इसके अलावा उनके पास दूसरी खुशी भी है, बिकॉज उनकी बेटी 18 साल बाद रोज वापस में आ चुकी है, जो उसकी गू परिवार की बायोलॉजिकल डॉटर है। इस पर तो जॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहते हैं आप रोज के बारे में सभी को क्यों बता रहे हैं। इससे सभी गेस्ट यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी आज की स्टार डेजी है, आप उसकी स्पोक लाइट क्यों हटा रहे हैं। सर डैड उसे शांत कराते हैं। मॉम कहती है कोई बात नहीं, जाओ जाकर टोस्ट करो, साथ ही इनको गेस्ट से मिलवाओ। फिर जॉय सेल्स डेजी को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन मॉम रोज से कहती है बेटा तुम भी जाओ। ये लोग एक आदमी के पास आते हैं जो कि डेजी की काफी ज्यादा तारीफें करता है कि वो आज बहुत प्यारी लग रही है और आज उसका बर्थडे है और वो उसके लिए अच्छा तोहफा भी लेकर आया था। अभी जॉय से पूछता है ये लड़की कौन है, तो ये कहता है दरअसल ये हाल ही में वापस आई है हमारे घर में और कुछ भी नहीं बोलता। नामधो यहाँ पर आ जाती है, वो कहती है ये रोज है हमारी गौतर। अभी रोज सबके सामने कहती है अरे भाई लगता है आप मुझसे नाराज हैं, और फिर उस आदमी से कहती है वो क्या है ना मेरे भाई ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था और फिर मैंने डैड से शिकायत की, डैड ने उसे घुटनों पर बिठाकर बहुत मारा है। फिर मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए अपनी भाई से कहती है अगर घुटनों में दर्द हो रहा हो तो लाकर दवाई दे दूं, जिस पर उसके भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर डेजी अपने भाई से कहती है चलो हम दोनों साइड में चलते हैं, और वो दोनों साइड में आ जाते हैं। इस सीन में हम रोज को अकेले खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके पास देवी आती है और वो वाइन लेकर आती है। तो कहती है मैं जानती हूँ भाई थोड़ा चिड़चिड़ा है, लेकिन वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। मुझे लगता है कि सब कुछ भूल के हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। और वो हमारी हीरोइन को वाइन देती है। ऐसे ही हमारी हीरोइन पकड़ने जाती है तो वो जानबूझकर उसके कपड़ों पर उसको गिरा देती है और फिर कहती है अरे ये गलती से हुआ है, मुझे माफ कर देना। और हमारी हीरोइन तो मन में सोचती है इतनी बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी समझ आता है कि ये जानबूझकर हुआ है। डेजी उसे कहती है चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देती हूँ, और उसको एक रूम में लेकर आती है। वो रूम उसे धक्का देती है और दरवाजा बंद करने लगती है, जिस पर रोज अपने मन में सोचती है यहीं पर तो असली मजा आएगा, सबके सामने इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और वो पीछे घूमती है और एक्टिंग करना शुरू कर देती है, मतलब घबराते हुए। वो डेजी से कहती है तुम क्या करने जा रही हो, जिस पर डेजी कहती है जब से तुम यहाँ पर आई हो मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन अब मैं तुमको इस घर में नहीं दूंगी। इस पर तो हमारी हीरोइन अपना माइक स्टार्ट कर देती है, साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इधर डेजी एक स्प्रे निकालती है और कहती है आज मैं तुम्हें मार दूंगी। इस पर रोज कहती है लेकिन मैं गू परिवार की असली बेटी हूँ। इस पर डेजी कहती है तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं सबको बोल दूंगी कि तुम भाग गई हो सभी से डरकर वो सब लोग मेरी बातों पर यकीन कर लेंगे। और आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है। वो उसे सोफे पर बैठा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है मैं अब गू परिवार की असली एक लौकी बेटी बनूंगी। लाइव स्ट्रीमिंग पर सभी लोग ये देख रहे थे, साथ ही कमेंट कर रहे थे कि ये कितनी बेकार लड़की है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब जैसे ही डेजी वो स्प्रे हमारी हीरोइन के फेस पर करती है तो वो तो अपना काम ही नहीं करता। ये देखकर तो डेजी शॉक हो जाती है और कहती है ये कैसे हो गया। इस पर हमारी हीरोइन उसके हाथ से स्प्रे ले लेती है और कहती है अरे मेरी प्यारी बहन कम से कम अपना होमवर्क तो करके लेके आया करो। स्प्रे तो पहले ही चेंज हो चुका था। और वो जैसे ही उसको डेजी के पेट पर मारती है, डेजी तो घबरा जाती है और कहती है ये सब करना बंद करो, लेकिन हमारी हीरोइन उसका स्प्रे के हाथ में देती है और कहती है हमारा प्लान एकदम ही घटिया और बकवास था। इस पर डेजी कहती है तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैंने पूरे 108 ड्रामा में विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर किया है, तो भला इसके बारे में मैं कैसे नहीं जानूंगी। तभी दरवाजा खुलता है और एक क्लीनर अंदर आती है। तभी हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें मैं जानती हूँ, तुम डेजी की बायोलॉजिकल मॉम हो। इस पर तो डेजी घबरा जाती है और फिर वो अपने बायोलॉजिकल भाइयों को भी अंदर बुला लेती है। ये सभी मिलकर हमारी हीरोइन को घेर लेते हैं और डेजी कहती है तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगी, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं
जा सकती, अब तो तुम सीधा मरोगी ही। दूसरी तरफ हम रॉय को पार्टी में देखते हैं, जिसे एहसास होता है कि काफी देर हो चुकी है। डेजी कहीं भी नजर नहीं आ रही, पता नहीं वो कहाँ होगी। अभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और लाइव स्ट्रीमिंग उसे दिखाता है, जिसे देखकर तो वो शॉक हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ से हो रही है। इस पर असिस्टेंट कहता है फर्स्ट फ्लोर से हो रही है। इस पर तो वो जल्दी से उस रूम की तरफ देखता है, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में, और अपने मन में सोचता है जरूर ये किसी और ने नहीं बल्कि रोज ने किया होगा ताकि वो डेजी को परेशान कर सके। अब हमको रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेजी के भाई रस्सी निकाल लेते हैं ताकि वो हमारी हीरोइन को बांध सके, लेकिन जैसे ही वो उसे बांधने वाले होते हैं कि वहाँ पर जॉय आ जाता है। जॉय को देखकर तो डेजी शॉक हो जाती है और वो गुस्से में कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके भाइयों के हाथ से भी रस्सी नीचे गिर जाती है क्योंकि वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन ये बंदा तो सीधा हमारी हीरोइन के पास आ जाता है और गुस्से में उसे घूमने लगता है। डेजी के भाई भी जल्दी से अपनी मॉम की साइड में जाकर चुपके से खड़े हो जाते हैं और डेजी को भी जल्दी से कवर करने लगते हैं और ऐसे खड़े होते हैं जैसे पता नहीं कितने मासूम हैं। अभी डेजी जॉय से कहती है कि रोज ने मेरे लिए जाल बिछाया था, उसने इन 3 लोगों को भी बुलाया था और ये जानबूझकर खुद का किडनैप करके मुझे इसने फंसवाना चाहती थी। प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब जॉय बहुत ही ज्यादा गुस्से में रोज से कहता है कि तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है, तुम डेजी के तहत ऐसा कैसे कर सकती हो, अपनी ही किडनैपिंग के मामले में उसे फंसाना चाहती हो, साथ ही तुमने लाइव स्ट्रीमिंग भी चलवाई है, तुमने पूरी दुनिया में हमारी फैमिली का मजाक बना कर रख दिया है, तुम क्या पूरी तरीके से हमारी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहती हो। इस पर तो रोज सामने से कहती है मेरे प्यारे भाई के वाकई में तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन मुझे तो लग रहा है नहीं है, तुमने मुझे निराश किया है। इस पर तो उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है बकवास करनी बंद करो और ये लाइव स्ट्रीमिंग अभी के अभी रुकवाओ और फिर डेजी से जल्दी माफी मांगो। और तब डेजी उसकी बात पर ध्यान देती है और कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग, कैसी लाइव स्ट्रीमिंग, कौन थी, कहाँ पर हो रही है। वे रोज यहाँ पर कहती है क्योंकि अब सभी लोगों को पता चल चुका है तो फिर ठीक है। डायरेक्टर वांग की लाइव स्ट्रीमिंग कितनी ज्यादा पसंद की जा रही है, असली और नकली वारिस के बीच भयंकर नोकझोंक जिसमें मेरा भाई पूरी तरीके से अंधा है। अभी हमें लाइव स्ट्रीमिंग की कमेंट्स दिखाई जाती है जिसमें सभी बोल रहे होते हैं डेजी कितनी ज्यादा बुरी लड़की है, साथ ही जॉय भी एक नंबर का गधा है जो कि डेजी को रोकने के बजाय उल्टा उसी को सपोर्ट कर रहा है, वो किसी लायक नहीं है। अभी गुस्से में जॉय रोज से कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बदतमीज और एरोगेंट हो, लेकिन आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और वो जोर से उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन हमारी हीरोइन तो पीछे की तरफ झुक जाती है और एक बड़ी सी स्माइल करती है और फिर जॉय से कहती है नो 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 ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है। और वो जॉय को इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि वो तो घूम ही जाता है। एंड गाइस थप्पड़ मारने के बाद तो रोज का रिएक्शन देखने वाला था। आई अपने असिस्टेंट और डेजी से कहता है इसने मुझे थप्पड़ मारा, तुम लोगों ने देखा ना, इसने मुझे थप्पड़ मारा। जिस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है खुद को फील नहीं हुआ क्या जो दूसरों से पूछ रहे हो, ऐसे मैं एकदम कमाल हूँ ना। इस पर जॉय गुस्से में चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से थप्पड़ मारने की, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इस पर रोज सामने से कहती है तुम थप्पड़ खाने के लायक ही हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है सही और गलत में फर्क क्या है, सही हो या फिर गलत, तुम हमेशा डेजी को ही सपोर्ट करते हो। फिर सामने से वो कहता है तुम एक बेहुदा लड़की हो। जिस पर रोज कहती है अनभे कहीं के पहले अपने साइड में तो देख लो ये लोग कौन है जो यहाँ पर कब से खड़े हुए हैं। इस पर वे दोनों लड़के तुरंत ही अपने चेहरे को छिपाना शुरू कर देते हैं। इस पर तो जॉय सामने से कहता है ये लोग तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने हम मेरी बहन को फंसाने के लिए जाल बिछाया है, तुम डेजी की रेपुटेशन को बर्बाद कर देना चाहती हो। इस पर तो डेजी बड़ी ही खुश हो जाती है। तक रोज कोई भी आंसर नहीं करती और वो डेजी की बायोलॉजिकल मॉम को आगे खींचती है और उसका फेस मास्क हटाकर कहती है जरा ध्यान से देखो कि ये कौन है, एक तुम्हारी सबसे प्यारी बहन डेजी की बायोलॉजिकल माँ है और ये दोनों लड़के उसके बायोलॉजिकल भाई हैं। ये देखकर तो जॉय पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उस कहती है तो अब बताओ कौन किसको फंसाने की कोशिश कर रहा है और जाल किसने बिछाया है। इस पर तो गुस्से में डेजी से कहता है ये सब क्या है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर डेजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड डेजी गुस्से में रोज से कहती है तुम कमीनी कहीं की, तुमने लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे फंसाने के लिए मेरे लिए जाल बिछाया। इस पर तो रोज उसको एक जोरदार तमाचा मारती है और फिर कहती है ये थप्पड़ पूरी ऑडियंस की तरफ से है जो कि तुम जैसी लड़कियों को ड्रामा में देखती है लेकिन थप्पड़ नहीं मारता
पाती और मन में ही गालियां देकर रह जाती है। एंड गाइस ये तो इस बंदी ने मन की ही बात कर दी। कुछ कैरेक्टर को देखकर मेरा भी मन करता है कि सामने आ जाए तो झोंटे पकड़ पकड़ के मारूं। डेजी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही आगे आती है, रोज तो साइड में हट जाती है और बालों से पकड़ लेती है और फिर कहती है डायरेक्टर वांग जल्दी से मुझे बताइए कि कैमरा कहाँ कहाँ पर लगा है ताकि मैं इसके थोपड़े को बिल्कुल कैमरे में घुसा दूं और लोग अच्छे से इसके चेहरे को देख पाए। इस डायरेक्टर वांग जो कि हमारी हीरोइन से ब्लूटूथ के जरिए जुड़े हुए थे, वो उसको सारे कैमरास की लोकेशन बता देते हैं। इस पर डेजी चिल्लाती है कमीनी लड़की जल्दी से इस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर। लेकिन हमारी हीरोइन तो कैमरे के सामने ऑडियंस से कहने लगती है हाय गाइस कैसे हैं आप, मैं हूँ आपकी प्यारी रोज, आप सभी मुझे जानते ही हैं और जैसा कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं ये एक से किडनैपिंग अटेम्प्ट का मामला है और इसकी प्लानर और कोई नहीं बल्कि गू फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर डेजी है। इसके चेहरे को ध्यान से देखिए। इस पर तो वो अपने चेहरे को छिपाने लगती है। इस पर तो जॉय जोर से चिल्लाता है बकवास करनी बंद करो। इस पर रोज डेजी को जॉय के पास ही धक्का दे देती है। अब डेजी गुस्से में कहती है मैं तुझ जैसी कमीनी को छोड़ूंगी नहीं और वो अपनी माम से कहती है आप खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही हैं। तभी असिस्टेंट जॉय को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता है और कहता है 5 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देख रहे हैं तो बताइए क्या करना चाहिए। इस पर ये दोनों बहन भाई मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग में देखते हैं कि चल क्या रहा है। कुछ को लाइव स्ट्रीमिंग में देखकर डेजी तो गुस्से से पागल हो जाती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर एक कैमरा पर पड़ती है, वो उसे तोड़ने के लिए भागती है लेकिन रोज उसको बालों से पकड़ लेती है और कहती है तो तुम्हें क्लोजअप शॉट चाहिए, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और वो उसकी फेस को एकदम कैमरा के पास कर देती है और कहती है देखो देखो दिखाई दे रहा है, अच्छे से एक्सप्रेशन दो तभी तो तुम्हें और भी ज्यादा ऑडियंस देखेगी। इसकी बात तो हमारी हीरोइन डेजी की मॉम से कहती है तो तुम लोगों ने क्या सोचा है, क्या इसके साथ तुम लोग भी जेल जाना चाहते हो। तभी डेजी गुस्से में कहती है इसकी बकवास सुनना बंद करो, बेहतर होगा इसे बांधो और यहाँ से ले जाओ, बाकी सब कुछ जॉय संभाल लेगा और वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग में देखने वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पर तो वो तीनों रोज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रोज उसकी मॉम से कहती है तुम सोचो अभी अभी जेल से आई हो और जेल में रहना तो तुम्हें याद भी होगा, बड़ा मजा आया था ना तुम्हें। इस पर तो उसकी मॉम रुक जाती है और फिर डेजी से कहती है लोग देख रहे हैं मैं ये नहीं कर सकती। इस पर तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे लोग छोड़ेंगे नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे विलेन बना दिया गया है। इसके बाद डेजी तो का ड्रामा करने लगती है कि आप सभी लोग देख रहे होंगे मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है, इसी ने ये चाल चली है। जिस पर रोज कहती है अब अच्छे से जानते हैं कि किसने जानबूझकर मेरे कपड़ों पर वाइन गिराई और कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया, लेकिन वो तो लगातार ड्रामा करती रहती है। इस पर कुछ लोग उसके आंसू में बह जाते हैं और कमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि रोज ने ये सब प्लान किया हो। डायरेक्टर वांग जल्दी से रोज को इसकी जानकारी देते हैं, जिसके बाद रोज सभी से कहती है क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि डेजी निर्दोष है ये चलो इस बात पर ठीक से गौर करते हैं। और फिर वो बताना शुरू करती है कि स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या हुआ है और इसमें क्या क्या लॉजिक है। वो ये सारी बातें कहते हुए डेजी की तरफ बढ़ती है जिससे वो पीछे हटते जाती है और एक टाइम पर गिर जाती है। इस पर हमारी हीरोइन उसे कहती है पता है मुझे तुम्हारी चालों के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ, मैंने पूरे 108 ड्रामा में यही रोल निभाया है, वो भी फुल एक्सपीरियंस के साथ। सुनकर तो डेजी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में सभी कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा शातिर है, ये असली वारिस को हटाकर खुद ही वारिस बनना चाहती है, इसने कितनी घिनौनी चालें चली हैं। तो डेजी और भी ज्यादा पागल हो जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है इसको पकड़ लो। साथ ही वो भागकर जाती है जॉय के पास और उसे कहती है तुम्हें कुछ करना होगा, लेकिन जॉय कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता और वो पीछे हट जाता है। जिसके बाद तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम से कहने लगती है तुम कब कुछ करोगी, लेकिन उसकी मॉम कहती है मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस पर वो कहने लगती है तो फिर आइंदा की तरफ कभी मुड़कर मत देखना और ना ही मुझसे कभी कोई उम्मीद रखना, मेरा आज के बाद तुम तीनों से कोई रिश्ता नहीं है। इस पर उसके बायोलॉजिकल भाई उसकी बायोलॉजिकल मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डेजी गुस्से में रोज से कहती है आखिर तुम करना क्या चाहती हो, और तभी यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस गू आ जाते हैं। मिस्टर गू बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारी हीरोइन से कहते हैं ये सब क्या चल रहा है, तुम करना क्या चाहती हो। इस पर हमारी हीरोइन फिर से अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाती है और वो इमोशनल फेस बनाते हुए कहती है मुझे माफ करना, सब मेरी ही गलती है, मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाना चाहती थी कि गू परिवार कितना ज्यादा अच्छा है, जब से मैं इस फैमिली में आई हूँ वो लोग मुझे कितने प्यार से रखते हैं, मेरी बहन मुझसे
मुझसे कितना अच्छा बिहेव करती है और मुझे पता चला था कि इस रूम में आप लोग मुझे सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए मैं यहीं पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। इसने अपनी बायोलॉजिकल मॉम के साथ मिलकर मेरी किडनैपिंग की प्लानिंग बनाई थी। ये सुनकर तो उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और डेजी से कहते हैं ये सब क्या है, लेकिन वो कहने लगती है ये झूठ बोल रही है, जिस तरह हमारी हीरोइन कहती है मैं सच कह रही हूँ, ये लीजिए सबूत। एंड वो उसकी वॉइस उन्हें सुना देती है। कि सुनकर तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है हमें खबर मिली है यहाँ पर किसी का किडनैप किया जाने वाला था। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैं विक्टिम हूँ और ये वो लड़की है जो कि मेरा किडनैप करने वाली थी। प्रूफ आपको लाइव स्ट्रीमिंग में मिल ही जाएगा, साथ ही आप जमीन पर भी देख सकते हैं ये रस्सी है जिससे मुझे बांधा जाने वाला था। बस फिर क्या है, पुलिस डेजी से कहती है आप हमारे साथ चलिए। इस पर तो डेजी अपनी मॉम से कहती है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे बचाइए। इस पर मॉम पुलिस ऑफिसर से कहती है ये एक गलतफहमी है, इस बात को भूल जाइए। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है बिल्कुल नहीं, प्रूफ है हमारे पास। एंड वो उसको वहाँ से ले जाती है, लेकिन जाने से पहले वो हमारी हीरोइन को धमकी देती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एंड मिसेस गू साथ ही जॉय को देखते हैं जो कि लॉयर के साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर लॉयर कहता है माफ करिए, पूरी दुनिया ने देखा है कि आपकी बेटी ने क्या किया है, उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है बिकॉज उसके खिलाफ तो प्रूफ और भी ज्यादा पक्के हैं। इस पर मॉम कहने लगती है आपको कुछ तो करना ही होगा, मेरी बेटी वहाँ कैसे रह रही होगी। और वो डैड से कहती है कुछ करिए, आप ऐसे कैसे बैठे हैं। वो फिर से लॉयर से कहते हैं कोई तो रास्ता होगा। लॉयर कहता है कोई रास्ता नहीं है। जिस पर मॉम कहती है चाहे जितने भी पैसे लगे मेरी बेटी को बाहर निकाल लो, पता नहीं वो वहाँ पर खाना भी खा रही होगी या नहीं, वो कितने आराम की जिंदगी जीती आई है 18 सालों से, वहाँ पर वो कैसे ही रह पाएगी। वो डैड से कहती है कुछ करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जिस पर डैड लॉयर से कहते हैं देखो कुछ तो करना ही होगा। इस पर लॉयर कहता है पर आपकी बायोलॉजिकल डॉटर चाहे तो शायद हो सकता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम डेजी को देखते हैं जो कि जेल में बैठी हुई थी और वहाँ पर उससे मिलने के लिए मॉम आती है। मॉम को देखते ही तो वो रोना धोना शुरू कर देती है। कहती है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती, यहाँ मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेकार सपने आते हैं, सपने में मुझे रोज बहुत ही ज्यादा डराती है, यहाँ पर कीड़े हैं मकोड़े हैं, यहाँ पर मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मॉम कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद वो कहती है प्लीज सच में इस बार मैं उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करूंगी, मैं उसकी गुलाम बनकर रहूंगी, वो जैसे चाहेगी मैं वैसे जीऊंगी, बस आप मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। इसके बाद तो मॉम घर पर आ जाती है और आते ही डैड के सामने रोना धोना चालू कर देती है। वो कहती है वो वहाँ पर ठीक से नहीं रह पा रही, वो वहाँ पर खाना भी नहीं खा रही है, आपको कुछ भी करके मेरी बेटी को बाहर निकालना होगा। उनका ये रोना धोना हमारी हीरोइन भी देख रही थी और वो अपने मन में सोचती है ब्लड रिलेशन के सामने 18 साल का रिलेशन आखिर जीत रहा है, लेकिन ऐसे कैसे। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आती है डैड उसे देखकर एकदम शांत हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने सब सुना। इस पर हमारी हीरोइन कहती है आप जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। इस पर डैड कहते हैं इसको माफ कर दो। मॉम भी कहने लगती है प्लीज उसे माफ कर दो, वो तुम्हारी बहन है, हम एक फैमिली है। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉय भी आ जाता है और वो कहता है मैं भी माफी मांगता हूँ, मैं पहले गलत था, प्लीज उसे माफ कर दो। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है ठीक है लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। इस पर डैड कहते हैं बताओ शर्त। तो कहती है मेरी पहली शर्त है कि उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। डैड कहते हैं वो मांगेगी। जल्दी दूसरी शर्त बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। हमारी हीरोइन कहती है पैसे नहीं चाहिए, मेरी दूसरी शर्त है कि वह आपके सामने माफी मांगेगी। ये सुनकर जॉय को गुस्सा आता है लेकिन डैड उसे चुप करा देते हैं। डैड कहते हैं ठीक है। और फिर हमारी हीरोइन कहती है मेरी तीसरी शर्त है कि उसे पब्लिकली मुझसे माफी मांगनी होगी। इस पर मॉम तुरंत ही कहती है वो माफी मांग लेगी, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। इसके बाद हमारी हीरोइन कहती है तो फिर ठीक है, कल अपने लॉयर को बुला लीजिएगा मुझसे मिलने के लिए। और वहाँ से चली जाती है। और वो बाहर आते आते अपने मन में सोचती है मैं जानती थी ऐसा ही होगा, आखिर मैंने इतने साल झक तोड़ी मारी है इंडस्ट्री में। हर ड्रामा में सेम ही स्क्रिप्ट होती है। ये गू फैमिली भी चाइनीज शॉर्ट ड्रामा से कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि देसी घर पर आ जाती है जहाँ पर मॉम उसको अपने हाथों से सूप पिला रही थी और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। डेजी तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मॉम आप जानती है ना किसकी गलती थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस पर मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, अब तुम बाहर आ चुकी हो, सब कुछ भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
जिसके बाद वो कहने लगती है आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं उससे दूर ही रहूंगी। इस पर मॉम कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल भी मत डरो, अब तुम्हें मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाने दूंगी और बेहतर होगा तुम ऐसे मसलों में पड़ो ही मत। एंड मॉम वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही तो ये डैन फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और आधे टेढ़े मुंह बनाते हुए सोचती है अब उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे इस चीज का दुगना बदला लूंगी। एंड फिर वो एक लड़की के पास कॉल करती है जो कि उसकी दोस्त होती है जिसका नाम सू होता है। सू कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। इस पर वो कहने लगती है तो तुम्हें पता ही होगा कि अब मेरा मूड कितना ज्यादा खराब है, मैं उस डायन को सबक सिखाना चाहती हूँ, मैं उस कमीनी को इस घर से निकाल देना चाहती हूँ, उसने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही ज्यादा गलत किया। इस पर सू कहती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम उसको उस घर से तो निकालेंगे ही, साथ में उसकी रेपुटेशन भी बर्बाद कर देंगे। इस पर डेज़ी कहती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? इस पर सू कहती है हाँ मेरे पास आइडिया है, जब तुम जेल में थी तो मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया था और मुझे पता चला कि वो एक रियलिटी शो में जाने वाली है जो कि एक डेटिंग शो है। वहाँ पर हम अपनी तरफ से एक लड़के को बेचेंगे जो कि उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और लास्ट डे पर जब रोज उसको प्रपोज करेगी तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, जिससे उसकी बेइज्जती होगी वो भी लाइव शो पर और उसकी रेपुटेशन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ये प्लान सुनकर तो डेज़ी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहती है तुमने तो कमाल कर दिया, मैं जानती ही थी कि तुम्हारे पास जरूर कोई अच्छा प्लान होगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे पास ही कॉल किया है। तो अब जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सू एक सपोर्टिंग एक्टर यान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर भी यान से कहती है तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स मैंने देखी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ये सुनकर यान खुश हो जाता है और कहता है कैसा ऑफर? इस पर वो उसे एक फाइल देती है और कुछ पैसे देते हुए कहती है वो एक रियलिटी शो है। इतने सारे पैसे देखकर वो खुश हो जाता है। सामने से सू कहती है मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे एक्टर हो, साथ ही इसमें सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है। इस पर वो कहता है हाँ जरूरत तो है, लेकिन मुझे करना क्या है इस रियलिटी शो में? जिस पर सू सामने से हमारी हीरोइन का फोटो देती है और कहती है इस लड़की को तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा और जब ये तुम्हें प्रपोज करेगी लास्ट डे पर तो इसे रिजेक्ट कर देना, जिससे पब्लिकली इसकी इंसल्ट होगी। इस पर वो कहता है इसको मैं जानता हूँ, यह आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है, इसे फंसाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस पर वो सामने से उसे चेक दे देती है और कहती है जितना चाहे उतना अमाउंट फिल कर लो। इस पर तो यान कहता है वाओ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सच में मुझे पैसों की जरूरत है, अपनी फंसाना क्या, ये मेरी उंगलियों पर नाचने वाली है। इस पर वो कहती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और फिर हमको रियलिटी शो दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी गेस्ट आ जाते हैं और फिर एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो कि आकर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और तभी उसकी नजर पड़ती है यान पर। यान भी उसके पास आता है और वो उससे हैंडशेक करता है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए और वो धीरे से उसके हाथ पर अपनी फिंगर से रब करता है। इस पर हमारे हीरोइन को थोड़ा सा शक होता है और वो अपने मन में सोचती है जरूर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। एंड कमाल की बात ये थी कि वो यान को पहले से जानती थी और वो अपने मन में सोचती है हालांकि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन कैमरे के सामने सभी को ये प्रिटेंड करना होता है कि यहाँ पर सभी अभी अभी मिले हैं, कोई किसी को भी नहीं जानता, तो मैं भी यही प्रिटेंड करूंगी कि मैं यान को बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही वो मुझे जानता है। जिसके बाद वो उसके साथ ही बैठ जाती है और वो उससे बहुत ही अच्छे से पेश आती है। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रोज को बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर उसके पास यान आता है और वो आकर बैठ जाता है। वो अपना माइक निकालता है और रख देता है और फिर कहता है क्या तुम्हें कोई मैसेज मिला है? इस तरह हमारी हीरोइन कहती है हाँ रात तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, चांद तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। एंड फिर वो भी माइक निकाल देती है और कहती है डेज़ी। इस पर वो पीछे की तरफ हो जाता है और कहने लगता है मैंने मैसेज के बारे में पूछा है। इस पर वो कहती है बताओ कितने पैसे मिले हैं? जिस पर यान कहता है पैसे तो इतने मिले हैं कि जिस हिसाब से मुझे रोल मिलते हैं 10 साल काम करूंगा तब कमा पाऊंगा, वैसे मजा तो आ रहा है इतने पैसे के साथ। इस पर हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारा काम क्या है? जिस पर यान कहता है तुमको अपने प्यार में पागल करना। जिस पर हमारी हीरोइन वॉज लाइक तो फिर मुझे तुमसे प्यार हो ही जाएगा। एंड ये सीन यही कट हो जाता है। को नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर हम रियलिटी शो में सभी कंटेस्टेंट को देखते हैं। यहाँ पर सभी को टास्क दिया जाता है कि आपको अपना अपना पार्टनर चूज करना होगा, जिसके साथ आपको मिलकर एक पोट तैयार करना होगा और जिसका क्ले पोट सबसे ज्यादा बढ़िया होगा वो इस टास्क को जीत जाएगा। यहाँ पर लड़कों को ऑप्शन दिया जाता है अपनी फीमेल पार्टनर चूज करने का, जिस पर एक सवाल किया जाता है और उसका जवाब सबसे पहले यान ही देता है। यान से पूछा जाता है कि तुम किसको चूज करोगे। इस पर वो हमारी प्यारी सी रोज को
चूज कर लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर पोट तैयार करते हैं। और फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है तो यही टाइम है अखियां से अखियां लड़ाने का, और वो धीरे से यान को इशारा करती है, जिस पर वो जानबूझकर उसके ऊपर क्ले की छींटे मारता है। फिर कहता है अभी अभी मुझे माफ करना, और जल्दी से अपना रुमाल निकाल कर साफ करने लगता है। बस फिर क्या था, कमेंट की बारिश हो जाती है। साथ ही क्योंकि ये एक रियलिटी शो था, और क्योंकि एक रियलिटी शो था जो कि लाइव चल रहा था, तो इनके इस मोमेंट पर गाना भी लगा दिया जाता है। और साथ ही जज भी आपस में बातें करने लगते हैं। ये कपल वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, शायद आगे जाकर इनकी जोड़ी बन सकती है। लेकिन बीच में एक लड़की होती है, वो कहती है पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लड़की की आंखें अभी भी ठहरी हुई है, जैसे वो हिचक रही हो आगे बढ़ने में। और ये सीन यही कट हो जाता है। अब हम रात को टान को देखते हैं, जो कि मस्त बैठकर वाइन पी रहा था, और तभी उसके पास डेजी की कॉल आती है, और वो कहती है काम कितना आगे बढ़ा। इस पर वो कहता है तुमने देखा ही होगा ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, जिस पर डेजी थोड़ी सी चिढ़ जाती है, और वो कहती है अपने काम को कब आगे बढ़ाओगे, तुम उसे अपने प्यार में कब पागल करोगे। इस पर यान सामने से कहता है वो बहुत ज्यादा शातिर है, इंटेलिजेंट है, उसे फंसाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं कर लूंगा ये काम, तुम बस टाइम दो, और साथ ही मुझे थोड़ा धन भी चाहिए। इस पर वो कहती है हाँ पेड़ पर लगे हैं, अभी तोड़ कर देती हूँ, पहले आधा काम करो, 50% काम हो जाएगा, उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। और फिर वो उसके बाद उसे आइडियाज देने लगती है कि तुम उसे कैसे पटा सकते हो, अपनी आंखों में प्यार जगाओ, उसका ध्यान रखो, और भी बहुत सारे नुस्खे। इस पर वो कहता है बस अब मैंने तुम्हारी बात सुननी है, अब कल तुम मेरा कमाल देखना, रियलिटी शो में धमाल मचा दूंगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी को पूल में देखते हैं। यहाँ पर सभी से एक सवाल किया जाता है, सभी उसका आंसर भी देते हैं, और उसके बाद एक बॉल निकाली जाती है, जिसको कपल को अपनी बॉडी से कैच करना था, वो भी पूल में। और जैसे ही बॉल को फेंका जाता है तो हमारी हीरोइन और यान उसे कैच कर लेते हैं। बस फिर क्या था, एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है, और फिर से उनके इस मोमेंट पर गाना लगा दिया जाता है, और वो दोनों अखियां से अखियां लड़ाते हैं। कमेंट की बारिश हो जाती है कि वाओ ये जोड़ी तो सबसे ज्यादा प्यारी है, काश यही इस रियलिटी शो को जीत जाए, ये दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हैं, साथ में अच्छे लगते हैं, लाभ लाभ बहुत कुछ। अब यहाँ पर होस्ट भी कहने लगता है कि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इस कपल ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से बॉल को कैच कर लिया है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। अब जल्दी से आप लोग इसको पूल के किनारे पर लेकर आ जाइए, और ध्यान रखिएगा ये पानी में न गिरने का। और वो लोग टास्क को करने लगते हैं। लगातार कमेंट की बारिश हो रही थी, वाओ ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, यान तो वाकई में किसी हीरो से कम नहीं है, वो उसको कितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे हीरोइन भी जैसे ही अपने हाथ से यान के हाथ को टच करती है, तो सभी लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं कि वाह वाह बहुत ही ज्यादा अच्छा। फाइनली वो लोग किनारे तक आ जाते हैं और टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, जिस पर होस्ट अनाउंस करता है कि उनको प्रोडक्शन टीम की तरफ से एक तोहफा मिलेगा, जो कि एक रोमांटिक डेट बाउचर होगा। इसके बाद हमारी हीरोइन यान से कहती है मैं पहले नहाने जा रही हूँ, और फिर वो शर्माते हुए वहाँ से यात्री है तो दीवार की साइड में आकर ऐसे चिपक जाती है, अपनी दिल की धड़कनों को फील करने लगती है, और फुल एक्सप्रेशन देती है कि जैसे वाकई में उसको यान पसंद आ गया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग बैठे हुए थे, और होस्ट यहाँ पर अनाउंस करता है आज हम लेकर आए हैं दिल दहला देने वाले स्केपक्रू, जिसका सिंपल मतलब है फाइनल कन्फेशन। और उसके लिए हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे उस गेस्ट को जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मेल है, जिसके लिए सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा पागल है, और वो है यान, जो कि आगे आएगा और वो अपनी पसंद की लड़की को चूज करेगा और फाइनल कन्फेशन करेगा। और ये लाइव हो रहा था कुछ ऑडियंस के सामने, जिसमें सू के अलावा डेजी भी बैठी हुई थी, और डेजी तो बहुत खुश हो रही थी कि अब हमारी हीरोइन की रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो तो इस दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, वो भी बड़ी बेसब्री के साथ। अब यान हमारी हीरोइन के पास आता है और वो उसे कहता है मैंने तुम्हारे साथ काफी सारा टाइम स्पेंड किया है, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, तुम्हें देखकर ऐसे फील होता है जैसे तुम ही वो पार्टनर हो जिसकी तलाश में कब से कर रहा था। तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी और मेरे साथ सीक्रेट रूम में चलना चाहोगी, ताकि हमारा फ्यूचर और भी ज्यादा अच्छा हो सके। इस पर हमारी हीरोइन खड़ी होती है और कहती है हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इस मोमेंट पर तो रोज और सू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और अपने मन में सोचते हैं बस अब होगी इसकी बेइज्जती। हमारी हीरोइन जैसे ही हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी यान हाथ पीछे कर लेता है, कहता है पर मैं तैयार नहीं हूँ। इस पर तो तुरंत ही ऑडियंस के कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मतलब अभी जो उसने कन्फेशन किया वो सिर्फ एक नाटक था, आखिर वो रोज की फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकता है। सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं।
हैं। पर रोज और सू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, मतलब उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बस वो सबके सामने बयान नहीं कर पा रही थी। इस पर होस्ट मसले को थोड़ा संभालने की कोशिश करता है और वो कहता है जरूर कुछ हुआ है, लगता है इसका कोई स्पेशल मीनिंग है। लेकिन तभी यान कहता है कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, बस मैं कुछ सच छिपाकर बैठा हूँ जिससे छिपाकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर होस्ट कहता है कैसा सच? इस पर यान कहता है मिस डेजी आप आगे आइए। और जैसे ही वो आगे आती है वो कहता है ये सभी को बताएंगे कि आखिर सच क्या है। जिस पर वो एक यूएसबी ड्राइव दिखाते हुए कहती है इसमें वो सच्चाई है जो कि सबके सामने आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो होस्ट को देते हुए कहती है जाओ जाकर इसको बिग स्क्रीन पर सभी को दिखाओ। होस्ट जल्दी से उसे लेकर जाता है। इसके बाद डेजी कहना शुरू करती है रोज जिसने हमारी गू फैमिली के साथ बहुत ही बड़ा स्कैम किया है, बिकॉज इसका और डायरेक्टर वांग का इंटीमेट रिलेशनशिप है जिससे ये छिपाते हुए आई है और सभी को पूरी तरीके से धोखा दे रही है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, कहने लगती है कि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो इसीलिए ऐसा कर रही हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इस पर तो डेजी कहती है तुम्हें तो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना, इस शो को कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाए, उनको पता चले कि तुम किस तरीके की औरत हो। अब यहाँ पर सभी के सामने हमारी हीरोइन की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें वो मिस्टर वांग से कह रही थी आप टेंशन मत लो, मैं गू फैमिली के पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी और अपने मॉम डैड भाई और अडॉप्टिव डॉटर को अच्छे से सबक दे सिखाऊंगी। इस पर तो डेजी कहती है सुना आप सबने ये किस तरीके की औरत है, इसका दिल एकदम काला है जो कि सामने से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये एकदम फेक है। इस पर डेजी कहती है तो अब तुम इनकार करने की कोशिश कर रही हो, कोई बात नहीं। और वो होस्ट से कहती है दूसरा प्रूफ दिखाया जाए जो कि एक वीडियो है, और वीडियो दिखाया जाता है जिसमें सू यान को पैसे दे रही थी और ये सारा काम करने के लिए बोल रही थी। और इसे देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, साकी डेजी के तो होश ही उड़ जाते हैं और गाइस इसको कहते हैं नहले पे दलम। और इस मोमेंट पर हमारी हीरोइन और यान स्माइल करते हैं बिकॉज ये उनकी ही प्लानिंग थी। डेजी चिल्लाती है ये सब क्या है, यूएसबी ड्राइव किसने एक्सचेंज की? सू भी खड़ी हो जाती है और कहती है जल्दी से इसे बंद करो। इस पर रोज आगे आती है और कहती है क्या हुआ, अपनी सच्चाई तुमसे नहीं देखी जा रही? जिस पर वो कहने लगती है तुमने मुझे फंसाया है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है फंसाया है, चलो ठीक है फिर तीसरा प्रूफ भी देख ही लेते हैं। और फिर यहाँ पर उसकी वीडियो कॉल वाली रिकॉर्डिंग चला भी जाती है जिसमें वो फालतू की बकवासें कर रही थी और लाहन को ढेर सारा ज्ञान दे रही थी जिसे वो लपेट रहा था। बस फिर क्या था, इसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। इस पर तो डेजी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में यान की तरफ देख कर कहती है गद्दार कहीं, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो तो उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देता है और कहता है अपनी औकात में रहना, अपने हाथ अपने ऊपर ही उठाओ, मेरे ऊपर नहीं। इस गुस्से में सू आगे आती है और वो कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे पंगा लेकर, जिस पर वो उसको भी एक थप्पड़ मार देता है। इस पर तो सू को और गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है मैं तुम्हें बैन करवा दूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद करवा दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। इस पर वो कहता है सबको अच्छे से पता है कि तुम्हारा काम जियान चैन की बदौलत ही चल रहा है। इस पर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और जल्दी से उसे कॉल करती है और कहने लगती है मुझे परेशान किया जा रहा है। तभी यान उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसे कहता है जरा इस औरत को बताओ कि मैं कौन हूँ। और जैसे ही वो उसे फोन देता है तो जियान चैन कहता है ये शेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, उस परिवार का एक लौता वारिस। ये सुनकर तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। इसके बाद यान सभी के सामने कहता है दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कि मैं कौन हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये एक नॉर्मल डेटिंग शो नहीं रहा है बल्कि ये दोनों की रियलिटी शो की सच्चाई तो सामने आ चुकी है। बिकॉज ये तो मिस रोज की रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग के साथ बनाया गया था और इसकी घटिया मास्टरमाइंड ये दोनों घटिया औरतें थी। लेकिन इसके सारे प्रूफ अब हमारे पास हैं और आप सबने भी लाइव स्ट्रीमिंग में देख ही लिए होंगे और इसके बाद मेरी लीगल टीम सब कुछ हैंडल कर लेगी। इसके बाद वो हमारे हीरोइन के पास आता है और कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। इस पर वो कहती है मेरे एक्टिंग पार्टनर तुमने अपनी रियलिटी मुझसे भी छिपाई, अब हमको पेरेंट्स और जॉय दिखाया जाता है, वो भी ये सब लाइव देख रहे थे। यहाँ पर डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं आखिर ये डेजी ऐसा कैसे कर सकती है, इसने तो हमारी रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया। जिस पर उसका भाई भी कहता है मैं तो स्टार्टिंग से ही गलत था, मुझे ये अब समझ आ रहा है। डैड कहते हैं जल्दी लॉयर से बात करो, इससे पता नहीं हमें कितना नुकसान होगा। अब हम देखते हैं हमारे हीरोइन को जो कि यान के साथ होती है, वो बाहर आते हैं तो यान उसको अपना कोट
उड़ा देता है और कहता है अगर इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है डेजी और सू की तरफ से तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद हमारी हीरोइन कहती है चलो मैं चलती हूँ, जिस पर यान कहता है कहाँ पर जा रही हो, जिस पर वो कहती है घर। उसके बाद वो कहता है उसके बाद क्या, इस पर वो कहती है कुछ भी नहीं, बस काम पर ध्यान दूंगी। इस पर वो खड़ा होकर उसे देखने लगता है, जिस पर हमारी हीरोइन वो उसने क्या चाहते हो कि मैं सामने से कहूँ कि तुम मेरा ध्यान रखो, एंड वो जाने लगती है। तभी वो बंदा आवाज देता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, तुम जाओ पहले घर। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डेजी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थी। वहाँ पर उससे गो फैमिली का लॉयर मिलने के लिए आया था। लॉयर उसे कहता है जो कुछ भी तुमने किया बहुत ही ज्यादा गलत है। गो फैमिली ने कहा है कि वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती और वो पूरी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देगी। सुनकर तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे नहीं छोड़ सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। लॉयर वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है नहीं ऐसा मत बोलो कर। वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब हमको सू दिखाई जाती है जो कि अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और मदद मांग रही थी, लेकिन वो उसे कह देता है मैं शन परिवार से बिल्कुल भी नहीं भिड़ूंगा, तुमने गलत जगह पंगा लिया है, कम से कम किसी की बैकग्राउंड तो चेक कर लिया करो। एंड वो कॉल कट कर देता है, जिसके बाद तो वो रोते धोते रह जाती है। हमको दिखाया जाता है यान जो कि अपने डैड के साथ बैठा हुआ था। डैड उससे कहते हैं, अब हम यान को उसके डैड के साथ देखते हैं, जहाँ यान के डैड यान से कहते हैं तुमने बस एक लड़की के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ गई। तुम जानते भी हो कि इससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी मॉम तो हद से ज्यादा नाराज है। इस पर वो कहता है टेंशन मत लो, मॉम को मैं संभाल लूंगा। डैड कहते हैं गो फैमिली का क्या, जिस पर यान कहता है गो फैमिली के साथ हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए मेरी प्यारी रोज बहुत ज्यादा बेहतर होगी। और ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमको रोज दिखाई जाती है जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। तभी डैड उससे कहते हैं मुझे माफ कर दे, मैं सच में तुमसे माफी चाहता हूँ, पहले हम बिल्कुल भी चीजों को समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। इस पर तो उसका भाई भी खड़ा हो जाता है और वो भी कहता है कि पहले तो मैं पूरी तरीके से अंधा हो गया था, मैं सच में इन सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वो मॉम से कहता है मॉम आप भी आगे बढ़िए। इस पर मॉम हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी, बस मैं 18 साल के प्यार के पीछे पागल हो गई थी, मैं तुमसे सच में माफी मांगती हूँ। इस पर हमारी हीरोइन कहती है कोई बात नहीं, हम एक फैमिली है, जो हुआ उसे भूल जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। इस पर डैड कहते हैं ये तो सही कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को मिस्टर वांग के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वांग कहते हैं तुमने तो कमाल ही कर दिया उस रियलिटी शो में, अब बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कॉल आ रहे हैं जो कि तुम्हें एज अ हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं। इस पर हमारी हीरोइन कहती है जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। डायरेक्टर वांग कहते हैं क्या चल रहा है, जिस पर वो सामने से कहती है मैं खुद एक प्रोजेक्ट तैयार करना चाहती हूँ। डायरेक्टर वांग कहते हैं तो उसका टॉपिक क्या होगा। इस पर वो कहती है उसका टॉपिक यही होगा जिसमें फीमेल लीड को सब कुछ पता होगा और वो बहुत ही आसानी से सब कुछ हैंडल कर पाएगी, लाइक मी। इस पर डायरेक्टर वांग कहते हैं आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज सभी शॉर्ट ड्रामा देखते हुए आए हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले लोगों की कलाकारी किसी ने आज तक नहीं देखी, हम यही दुनिया को दिखाएंगे। बाय द वे गाइस, ड्रामा ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सिटी में लीड कुछ लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रही थी और यहाँ पर यान भी मौजूद होता है और वो तो बस अपने मन में यही सोच रहा था कि वाओ रोज कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, उसमें सच में बहुत टैलेंट है, उसकी जितनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और जैसे ही वो एक्सप्लेन करना बंद करती है और अपनी फाइल सभी को देती है, तुरंत ही सामने फियान कहता है मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया। और जब यान इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी लोगों का इन्वेस्ट करना तो बनता ही है। इसके बाद हम रोज और यान को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर यान रोज को एक तोहफा देता है। इस पर वो कहती है मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं। इस पर वो कहता है ये तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स पसंद है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे
सामने एक्टिंग करती रहो। इस पर वो उस तोहफे को एक्सेप्ट करती है और कहती है ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ बिकॉज स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर दोनों टोस्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मॉम पहुंच जाती है डेजी से जेल में मिलने के लिए, जहाँ पर वो कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन डेजी कहती है प्लीज मुझे बाहर निकालो, रोज तो मुझे जीने ही नहीं देगी, साथ ही सेन परिवार का वारिस तो मुझे मार ही डालेगा यहाँ पर। बाय द वे गाइस, इस ड्रामा में सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि हमारी फीमेल लीड काफी कम टाइम में अपनी दुश्मन को सबसे अच्छा सबक सिखाया। यही होना चाहिए ड्रामाज ने, वरना पता नहीं घिसते रहते हैं स्टोरी को, विलेन मरने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर मॉम उसे कहती है तुमने गलती की है, तुम्हें सजा भुगतनी होगी, लॉ भी तुम्हारी साइड नहीं है। इस पर डेजी कहती है बाहर में जाए लॉ, मुझे लॉ की परवाह ही नहीं है, अगर रोज मुझे इस सिचुएशन में न फंसाती तो आज मैं यहाँ पर होती ही नहीं। इस पर मॉम कहती है तुमने गलत किया है। जिस पर वो कहती है मॉम आप जागो, आप उसके प्यार में पागल हो चुकी हो, आप जरा ध्यान से सोचो, क्या कभी भी रोज के आने से पहले मैंने कभी कुछ ऐसा किया था? ये अचानक से तभी क्यों हो रहा है जब से रोज वापस आई है? मैं 18 साल से आपके साथ हूँ, कभी आपने मेरे बारे में कोई छोटी मोटी भी शिकायत सुनी है क्या? इस पर मॉम तो मुंडी हिलाना शुरू कर देती है ना में, और वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। इस पर डेजी कहने लगती है मॉम आपको मेरी मदद करनी होगी, मुझे एक मैसेज किसी तक पहुँचाना है। मॉम कहती है मैं तुम्हें बार बार गलत काम करते नहीं देख सकती। इस पर वो कहती है प्लीज आखिरी बार, इसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। इस पर मॉम राजी हो जाती है बिकॉज उसकी आंसू देखकर बह चुकी थी। अब हम देखते हैं जॉय और उसके डैड को, जहाँ पर उनका असिस्टेंट बताता है कि जो उनकी साथ की कंपनियां हैं वो नॉर्मली उनके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। इस पर डैड कहते हैं वो सभी लोग जानबूझकर कर रहे हैं बिकॉज हाल ही में डेजी की वजह से जो भी हंगामा हुआ है वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। इस पर जॉय कहता है आप टेंशन मत लो, हमारे पास रोज भी है, मैं हैंडल कर लूंगा। जिस पर डैड वाज लाइक शाबाश अब तुम बड़े हो चुके हो। उनको एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम टोनी होता है और इसके पास सू होती है और ये झांग परिवार का वारिस होता है। वो कहता है हाल ही में गु परिवार बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और ये अच्छा मौका है, मेरे डैड ने भी कहा है उनके पूरे बिजनेस को हड़प लेते हैं। इस पर सू कहती है मेरे रिवेंज का क्या, मुझे भी उस लड़की ने और यान ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। इस पर वो कहता है शैन परिवार का बेटा टेंशन मत लो, उसको भी मैं देख लूंगा, इन दोनों फैमिली को मैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अभी यहाँ पर चैन नाम का आदमी आता है और वो कहता है ये सब इतना आसान नहीं है। इस पर टोनी कहता है तो आपके पास कोई प्लान है? जिस पर वो कहता है मैंने सुना है कि उस परिवार की जो असली बेटी वापस आई है, बचपन में उन दोनों बच्चियों को एक्सचेंज कर दिया गया था, लेकिन सच्चाई इतनी ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकती, जरूर कोई और बात है। और बस फिर क्या था, ये लोग चालाकी भरा थोपड़ा बनाते हैं और ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि डायरेक्टर वांग और यान के साथ बैठी हुई थी अपने न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था क्या तुम अपनी ट्रू ओरिजिन स्टोरी जानना चाहती हो? ये पढ़कर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो उसे 10 बजे मिलने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात टोनी और सू से होती है। टोनी उसे फोटो दिखाता है और कहता है जानी पहचानी लग रही है ना, तुम्हारी मॉम है। रिफत उस टाइम की है जब तुम्हारी मॉम का अफेयर किसी और से चल रहा था। सोचो अगर मैं ये मीडिया में दे दूं और कह दूं कि तुम दी गू परिवार की असली बेटी नहीं हो तो क्या होगा? इस पर हमारी हीरोइन इस फोटो को उठाती है और कहती है तुम वाकई में बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, लेकिन तुम एक नंबर के गधे हो। जरा इस फोटो को ध्यान से देखो, ये वो ड्रेस है जो कि मेरी मॉम ने तब बनवाई थी जब मेरा जन्म हुआ था और अभी भी उनके पास है, इसका पैटर्न वैसा ही नहीं है। और पीछे जो बिल्डिंग है जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम पर वो तोड़ दी गई थी, तो अचानक से ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? कम से कम अगर कोई घटिया चाल चलते हो तो दिमाग का तो इस्तेमाल किया करो बेवकूफ लोगो। एंड वो फोटो को उनके ऊपर तर मारती है और कहती है वो क्या है ना, मुझे एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो ऐसी छोटी मोटी खामियां पकड़ना तो मेरा हुनर है। पर ये बंदा चिढ़ जाता है और अपने गुंडों से कहता है पकड़ लो इसे, और वो हमारी हीरोइन से कहता है अब मैं तुम्हारे रियल फोटो लूंगा, देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। लेकिन तभी यहाँ पर यान की एंट्री हो जाती है और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर आते ही हमारे हीरोइन ने यान को अपनी लोकेशन भेज दी थी। यान उसके गुंडों को अपने गुंडों से पकड़वा लेता है, यान के लोग उसको ले जाते हैं। सू यहाँ से जाने लगती है लेकिन हमारी हीरोइन उसके सामने आ जाती है और जोरदार थप्पड़ उसके थोपड़े पर मारती है और कहती है थप्पड़ मारने का टैलेंट मेरा बहुत अच्छा है ना, एक्सपर्ट हूँ मैं तो इस काम में। हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम बाज नहीं आई अपनी हरकतों से, एंड वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है, मतलब सू बैठ जाती है। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है मुझे लगता है कि ये मसला उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इस पर वो भी कहती है मुझे भी लगता है कि इसके पीछे कोई और है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठे हुए थे, एक लड़की आती है और इनको फाइल देते हुए कहती है हाल ही में पता चला है टोनी की मुलाकात
मुलाकात चैन से हुई थी। दरअसल जब वो 20 साल के थे तो वो अचानक से यहाँ से भाग गए थे और अब चुपचाप चाइना वापस लौटे हैं। और यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है उसका भागने का रीजन इसलिए था क्योंकि उसका घाटा हो गया था, वो भी गू फैमिली की वजह से। इस पर हमारी हीरोइन कहती है इसका मतलब है कि वो मेरी फैमिली से रिवेंज लेना चाहता है। पर उन्हें ये भी समझ आता है कि उस टाइम पर जो बच्चों का एक्सचेंज किया गया था वो सब उसी की प्लानिंग थी। इस पर हमारा हीरो कहता है मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे डैड से बात करने की जरूरत है, जिस पर दोनों डैड से बात करने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो बताती है कि टोनी ने उसके साथ क्या क्या किया था, साथ ही वो चैन का जिक्र करती है। उसका नाम सुनते ही तो डैड थोड़े से हैरान हो जाते हैं। डैड एक फोटो निकालते हैं और कहते हैं कि वो लोग पहले बेस्ट फ्रेंड थे, फिर कुछ हो गया, झगड़ा वगैरह हो गया जिससे वो चला गया नाराज होकर और फिर कभी नजर नहीं आया, और फिर बच्चे भी एक्सचेंज कर दिए गए। और जो डेजी की बायोलॉजिकल मॉम थी वो भी हमारे परिवार में ही काम किया करती थी, शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है रिग्रेट करने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना होगा। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर चैन का जिक्र किया जाता है कि आगे क्या क्या करना है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ में थे। जॉय आता है और कहता है क्या हुआ। वो कहती है देखो जरा, किसी ने वाकई में हमें धोखा दिया है। एक बाहर के आदमी के साथ मिलकर, उस आदमी का नाम चैन है और वो काफी ज्यादा रो रही थी। वो उन्हें जैसे तैसे संभालता है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो और हीरोइन झगड़ा करने का नाटक करते हैं और कुछ लोग उनके फोटो खींच रहे थे। और जैसे ही ये चैन को खबर मिलती है तो वो तो खुशी हो जाता है कि शेन परिवार ने गू परिवार का साथ छोड़ दिया और वो पहुंच जाता है मिस्टर गू के पास। तो कहने लगता है कि अब ये पूरी कंपनी मेरी है। लेकिन तभी हमारे हीरोइन अपना जलवा दिखाती है और वो वीडियो कॉल पर उससे बात करती है। साथ में हमारा हीरो भी होता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और यहाँ पर पुलिस आ जाती है, उसे अरेस्ट कर लेती है और ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन की फैमिली और हीरो की फैमिली साथ बहती हुई थी। यहाँ पर मॉम एक बार फिर से डेजी का जिक्र कर देती है, जिसके बाद हमारी हीरोइन डेजी से मिलने जेल जाती है और वहाँ पर वो उसे बताती है कि चैन के कहने पर उसकी मॉम ने बेबीज को एक्सचेंज किया था, उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज किया गया है। ये सुनकर तो उसे बड़ा गहरा झटका लगता है, वो रोना धोना शुरू कर देती है। अब हमको एक पार्टी दिखाई जाती है जिस पार्टी के दौरान हमारा हीरो हमारी हीरोइन को प्रपोज करता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है इनकी शानदार वेडिंग, जहाँ पर हमारे हीरोइन बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।